ये गुटनबर्ग की प्रेस आ गई, ठीक है, तब मुश्किल आई। हाँ, ठीक है। तब मुश्किल आई ना, सबसे ज्यादा मुश्किल ही तब आती है कि बाहर मारा उन्होंने बैन, सुबह शाम को ऑर्गेनाइजर का भी बैन उड़ गया, तो लाल झंडे वाले भी भंगड़े डाल रहे होंगे और भगड़े झंडे वाले भी भंगड़े डाल रहे होंगे। एक अखबार ने लिख लिख कर अमेरिका और स्पेन की जंग कर, रेडियो रवांडा के ऊपर हर रोज कॉकरोचों, दीमकों और सांपों के नाम बोले जाते थे। ये कुछ ऐसी ही भाषा है जो हमारे देश के कुछ नेता अपने ही देश के कुछ नागरिकों के लिए प्रयोग करते हैं। ये क्राइसिस फेक न्यूज से बहुत बड़ा क्राइसिस है, ये न्यूज से बहुत बड़ा क्राइसिस है। न्यूज चैनल्स वहां पर पकड़ मजबूत कर रहे थे, कराची पे और इस्लामाबाद पे। यहाँ लोगों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ रहा था। महाभारत के युद्ध का 11वां दिन, पांडवों के सामने एक भयंकर समस्या कि गुरु द्रोणाचार्य को कैसे रोका जाए। श्री कृष्ण एक उपाय लेकर आते हैं कि अगर उन तक उनके पुत्र वध की सूचना पहुंच जाए, जिनका नाम अश्वत्थामा था, तो वो आशाएं हो जाएंगे, अपने हथियार डाल देंगे। लेकिन अश्वत्थामा को मारना आसान नहीं था, वो चिरंजीवी थे, अमर थे वो। तो किया कुछ यूं जाता है कि कुंती पुत्र महाबली भीम एक हाथी का वध कर देते हैं। उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा, और चिल्लाते हैं, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। यह बात पहुंचती है गुरु द्रोण तक भी। प्राइमा फेसा उनको लगता है कि यह बात झूठ है, क्योंकि अश्वत्थामा को मारा नहीं जा सकता था। लेकिन भीम कह रहे हैं तो इस बात की पुष्टि भी कर ली जाए। वो देखते हैं अपने एक क्रेडिबल सोर्स की तरफ जो कभी झूठ नहीं बोलता था, धर्मराज कुंती पुत्र युधिष्ठिर। उनसे पूछते हैं कि हे कुंती पुत्र, क्या यह बात सत्य है, क्या अश्वत्थामा मारा गया? धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं, अश्वत्थामा मारा गया, मगर वो हाथी था। इस बात को वो बहुत मंदी आवाज में बोलते हैं, और एक फेक न्यूज के चलते गुरु द्रोण अपने हथियार डाल देते हैं, बैठ जाते हैं, और अगले ही क्षण उनका सर तन से कर दिया जाता है। एक फेक न्यूज ने एक महाबली की जान ले ली। लेकिन यहां जो फेक न्यूज या जो मिस इंफॉर्मेशन फैलाई गई थी, वो जो उनके सामने जो उनके दुश्मन थे उनके लिए था। अभी रिसेंट अगर हम देखें, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के वक्त फेक न्यूज की बाढ़ आ गई, और जो आम जनमानस है हिंदुस्तान का, बहुत बड़ी गिनती अभी भी ये सोचते हैं कि टीवी में आई है बात तो ठीक ही होगी, न्यूज में आया है तो सच ही होगा। जानकारी लेने के लिए सबकी नजरें टीवी पे टिकी थी, और टीवी न्यूज चैनल दिखा रहे थे कि कहां कराची पर कब्जा हो गया है, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया है, कराची पोर्ट तबाह हो गया है, दुश्मन की सेना ने हथियार डाल दिए हैं, सेनापति गिरफ्तार हो गए हैं। लगातार ये फेक न्यूज चलती रही, और लोगों के मन में यह था कि बस अब पता नहीं क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब अगले दिन आंख खुली तो कुछ भी नहीं था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेक न्यूज के बारे में, मिस इंफॉर्मेशन के बारे में। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट एसपी सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं सीधी बात शुरू करता हूं, क्या कारण है फेक न्यूज का? क्यों न्यूज चैनल जो है, क्या उनकी मजबूरी है कि लोगों को सच दिखाने की बजाय झूठ का सहारा लेते हैं? मुझे लगता है फेक न्यूज़ का जो फिनोमिनन है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, और ये बातचीत एक और एस्पेक्ट के बारे में बातचीत को दरअसल नहीं होने दे रही है। फेक न्यूज़ होती है, वो बुरी चीज़ होती है, इसमें बहस की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। आप इसके विरुद्ध हैं, मैं इसके विरुद्ध हूँ, और जो लोग फेक न्यूज़ का ये धंधा करते हैं, ज़ाहिरा तौर पे वो भी इसके विरुद्ध हैं। आप उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या फेक न्यूज़ देना अच्छी बात होती है, तो वो क्या कहेंगे? नहीं, वो कहेंगे कि नहीं अच्छी होती है। मेरी मुश्किल उतनी फेक न्यूज़ से नहीं है, मेरी मुश्किल न्यूज़ से है, और ऐसी खबरों से जो फेक न्यूज़ की उस परिभाषा में नहीं आती हैं जो ज़्यादातर मतलब लोगों का फेक न्यूज़ से होता है। अब कराची पे कब्जा हो गया भारत का, या लाहौर तक पहुंच गए, ये फेक न्यूज़ है। एक वक्त आएगा, बहुत जल्दी से लोग समझ जाएंगे, और जो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे वो ये भी जान जाएंगे कि ऐसा क्यों फैलाया जा रहा था। आप विपिन जी शोबे से वकील भी हैं, एक पुलिसिया साहित्य की यॉनर रहता है जिसको FIR साहित्य कहते हैं। जब कोई फेक एनकाउंटर होता है,
आपने देखा है वो बहुत बार इस तरह से तश्कील दिया जाता है कि किसी को विश्वास ही नहीं होता कि एनकाउंटर ऐसे हो सकता है। मसलन पंजाब में रिसेंटली एक बाढ़ आई है कि एक अपराधी को कहीं ले जाया जा रहा था हथियार रिकवर करने के लिए। वो जैसे ही उसने हथियार रिकवर हुआ तो उसने उसी से गोली चला दी, तो इसलिए अपराधी की टांग में गोली मारने लगी। या यूपी से एक हमें पैटर्न, एक नया टेम्पलेट उत्तर प्रदेश ने योगी जी के देखरेख में बनाया था कि भाई गाड़ी उलट गई और इस तरह से फेक भागने की कोशिश की। और अब कभी ये सोचिए, पुलिस जिसके पास इतना सारा टैलेंट है और बंदूक भी है, और बंदूक में तो बहुत सारा टैलेंट भरा होता है, भाई कोई मेरे कनपट्टी पे आके लगा देगा और बोलेगा अच्छी सी खबर लिखो तो मैं लिख दूंगा, तो बंदूक से बहुत सारा का टैलेंट इकट्ठा किया जा सकता है। चाहे पुलिस वाले अफसर तो उस एनकाउंटर का एक अच्छा हाल लिखवा सकते हैं जो बहुत क्रेडिबल एनकाउंटर लगे। व्हाई डू दे राइट construct this entire fake encounter in such a way that it is blatantly fake and anyone can guess it? It is because वो ये चाहते हैं कि ये सब लोगों को पता चल जाए कि फेक है, उससे एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी समाज में है जो इस बात को अप्रिशिएट करती है। तो जब आप कहते हैं कि उसको गाड़ी में लेके जा रहे थे बदमाश को, वो रास्ते में भागने की कोशिश की, गाड़ी उलट गई, वो भागा, हमने गोली मार दी। जब आप ये कहानी बता रहे हैं तो सुनने वाला जो दर्शक, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो कहता है हाँ हाँ समझ गए साहब, वो भाग रहा होगा ना, तो आपकी तो मजबूरी होगी, तो आपने तो गोली मारनी ही होगी, तो क्या ही आप कर सकते थे, तो हम समझ गए जी एनकाउंटर हो गया। तो उसमें हो क्या रहा है कि अगर सचमुच में एनकाउंटर हुआ फिर आपने क्या मेरे लिए किया भाई, फिर तो कानून के द्वारा ही सब हुआ है, फिर तो कानून से ही हो जाता। मैं चाह ये रहा हूं कि पुलिस सभी कॉर्नर्स कट करके ये इंस्टेंट जस्टिस मुझे इस तरीके से दे दे। इसी तरह से सभी कॉर्नर्स कट करके पत्रकार इस तरह से कराची या लाहौर पे कब्जे की खबरें ऐसे फैलाए कि हमारा जो बयानिया है कि हमने पाकिस्तान को नेस्तो नबूद कर दिया या कर देने की शक्ति रखते हैं, ये रेखांकित हो जाए। लेकिन जो पुलिस वाला आपने एग्जांपल दिया जी, उसमें तो चलो एक उनका एक एरिया है जिसको वो दिखाना चाहते हैं कि हमने कर दिया है काम जिस तरह आप चाहते थे। लेकिन यहाँ तो जो आम जनमानस है उसको तो विश्वास उठ रहा है ना, क्योंकि जैसे जैसे न्यूज चैनल्स वहां पर पकड़ मजबूत कर रहे थे कराची पे और इस्लामाबाद पे, यहाँ लोगों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ रहा था। बहुत कुछ करना पड़ता है इस सब काम में, जैसे खबरें देनी पड़ती हैं और खबरें पहुंच ना जाएं इसका इंतजाम करना पड़ता है। जो लोग पाकिस्तान टेलीविजन देख पा रहे थे या जिनको इतनी समझ है कि उस मीडिया को कैसे ऐसे समय में जब सरकार ना चाहे कि आप पता करें, आप पता रख सकते हैं, तो आपके थर्ड कंट्रीज में भी दोस्त होते हैं। पाकिस्तान ठीक इसी तरह के दृश्य अपने लोगों को दिखा रहा था और बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि जब ये हिंद पाक की जंग चल रही थी, जैसी भी ये आने वाली सी जंग थी, उस समय पाकिस्तान की गलियों में भी भंगड़े डाले जा रहे थे और खुशियां मनाई जा रही थी और उन्होंने योमे तशक्कुर मनाया है, जीत का जश्न मनाया है। और पाकिस्तान में ये जीत इतनी बड़ी पेश की जा रही है कि इस जीत का क्रेडिट लेने की लड़ाई शुरू हुई है। और जो उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब, उन्होंने अब 4 दिन पहले बयान दिया है कि दरअसल पाकिस्तान के युद्ध की सारी स्ट्रेटेजी तो नवाज शरीफ जी ने तैयार की थी, शहबाज शरीफ जी ने नहीं की थी, क्योंकि वो तो भाई बड़े आदमी के लिए क्रेडिट चाह रही हैं। जो काजी फायज ईसा आपके शोबे से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं अभी हाल ही तक, उन्होंने जो 6 महीने से गायब के आर्टिकल लिखा है कि ये तो जो कोटा कमीशन बना था जिसकी मैंने तहकीकात की थी, उसमें मैंने जो लीगल ग्राउंड्स बनाई थी उसका पाकिस्तान को फायदा हुआ है कि भारत को दोषी ठहरा दिया है। तो हर आदमी क्रेडिट लेने के लिए कूद रहा। आप ये देखिए, जिस देश में हर व्यक्ति क्रेडिट लेने को कूद रहा हो वहां पे जीत और हार का बयानिया कैसा चल रहा होगा। और हमारे यहाँ भी क्रेडिट ही लेने के लिए कूद रहा है। मैं देख रहा हूँ एक खास शख्स की फोटोग्राफ देश भर में पेट्रोल पंपों से लेकर रेलवे की टिकटों पर उभर रही है कि भाई इन्होंने ही ऑपरेशन सिंदूर कर दिया है की ड्रेस में। हाँ, कैसी भी ड्रेस, तो वो तो अब ये तो एथिक्स के कई सवाल हैं इस सब में। मैं ये जो आपकी बातचीत है मुझे कुछ और याद दिलवा रही है। फेक न्यूज से पहले फेक न्यूज के लिए जो शब्द होता था, अगर हम याद करें, कुछ दशक चलता रहा, उसका नाम था येलो जर्नलिज्म। ठीक है, फेक न्यूज नया शब्द है ओके डिजिटल मीडिया के बाद। ये सुनने को नहीं मिलता लेकिन अब आमतौर पे येलो जर्नलिज्म एकेडमिक्स में हो लेकिन आम जन भाषा में नहीं मिलता है। आपने कुछ शब्द सुने होंगे जैसे सिंडिकेटेड कॉलम, ठीक है, तो ये सारे शब्द एक ही व्यक्ति से आए हैं।
उनका नाम था विलियम रैंडल्फ हर्स्ट। इनके जीवन पे जो फिल्म बनी ऑर्सन वेल्स की सिटीजन केन, कोई 80 सालों तक उसको दुनिया भर में बनी सबसे बेहतरीन फिल्म गिना जाता है, जिसका नाम सिटीजन केन है। एनीवे, विलियम रैंडल्फ हर्स्ट एक कार्टून उनकी अखबार में पब्लिश होता था। वो एक अपना अखबार था उनका, न्यूयॉर्क वर्ल्ड, और दूसरा जोसेफ पुलिट्जर का अखबार था जर्नल। अब पुलिट्जर प्राइज जो है वो पत्रकारी का नोबेल प्राइज गिना जाता है, तो जोसेफ पुलिट्जर इसी तरह का अखबार निकलते थे। दोनों अखबारों की आपस में न्यूयॉर्क में जंग थी। ये 1880s के समय थे, और दोनों में एक कार्टून छपता था येलो किड नाम से। एक पीले रंग का बच्चा उन्होंने बनाया होता था, और वो इतने जहरीले अखबार थे, और एक दूसरे से, जिसको आजकल टीआरपी कहते हैं, उस टीआरपी के कंपटीशन में, रीडरशिप के सर्कुलेशन के कंपटीशन में, वो ऐसी ऐसी खबरें करते थे कि सर्कुलेशन हमारी बढ़ जाए। और एक दौर ऐसा आया कि विलियम रैंडल्फ हर्स्ट को लगा कि ये जो क्यूबा में इंसर्जेंसी हो रही है ना, ये स्पेन वाले ही सारे विलन हैं, और क्यूबा के जो इंसर्जेंट्स हैं वही सबसे नोबल लोग हैं, तो चलिए हम एक साइड के साथ हो जाते हैं। तो उन्होंने अपना पाला चुन लिया, और ऐसा लिखा और हर समय कि भाई स्पेन कितना गंद मचा रहा है, स्पेन जुल्म कर रहा है, एक से एक झूठी खबरें हर रोज फैली। यहां तक कि एक दिन एक लड़की को वहां से निकलवा लिया गुंडों से कह के, जेल तोड़ के, और फिर न्यूयॉर्क में आके कि हमने एक क्यूबन लड़की को, सॉरी एक अमेरिकन सिटीजन को जो बंद कर रखी थी स्पेनिश ने वहां पे, उसको छुड़वा के लाया, और उसका जुलूस निकाला गया पूरा न्यूयॉर्क में। 2 दफ्तर थे जनाब के, एक न्यूयॉर्क में, एक सैन फ्रांसिस्को में। एक दिन अखबार में लिखा कि आज रात को अपने घर से बाहर निकलिएगा और आसमान की तरफ देखिएगा क्या हो रहा है। दोनों दफ्तरों के ऊपर से रॉकेट दागे और प्रेशराइज कर रहे हैं अमेरिका को कि जंग करिए। एक अखबार ने लिख लिख कर अमेरिका और स्पेन की जंग करवा दी, और वो मुकाम था कि उसके बाद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक ट्विस्ट ऐसा आया कि वो हमेशा के लिए दुनिया भर में इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी हो गई कि अपना देश नहीं, कहीं भी जाके वो घटनाक्रम को प्रभावित करने की शक्ति अख्तियार करे। तो ये जो पॉइंट था हिस्ट्री में, जर्नलिज्म की हिस्ट्री में, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम दरअसल उसी की स्पिरिचुअल औलादे जो हैं वो यहाँ सब घूमती रहती हैं, कभी किसी अर्नब गोस्वामी की शक्ल में, कभी यहाँ भारत का लाहौर या कराची में कब्जा करवाने की शक्ल। तो ये सारी फेक न्यूज में, येलो जर्नलिज्म में, घटिया पत्रकारी के जुमले में आती है। पर ये बड़ी खतरनाक बात है जो आपने, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि कैसे प्रेस मीडिया ने जंग छिड़वा दी। प्रेस मीडिया ने बहुत जगह बहुत तरह की जंग छिड़वाई है। यही चीज अभी हमें देखने को मिली कि बस लगे हुए थे कि कुछ ना कुछ करो और कब्जा कर लो, बम फेंको, जंग छेड़ दो। हमारे हाल ही में, आपका बर्थ किस ईयर का है? 83 का। आप 10-11 साल के होंगे और मैं थोड़ा जवान था। 94 में रवांडा में रेडियो रवांडा नफरत का ऐसा प्रचार कर रहा था कि 100 दिन में 10 लाख लोग कत्ल किए गए रवांडा में। आप सोच के देखिए, 100 दिन के अंदर आपको 10 लाख लोग मारने हैं, गोली वोली कम चलानी है, ज्यादातर चाकुओं से, छवियों से, बर्छों से मारने हैं। हुट्टू और टुटसी ट्राइब्स आपस में लड़वा दी गई, और रेडियो रवांडा के ऊपर हर रोज कॉकरोचों, दीमकों और सांपों के नाम बोले जाते थे। ये कुछ ऐसी ही भाषा है जो हमारे देश के कुछ नेता अपने ही देश के कुछ नागरिकों के लिए प्रयोग करते हैं। ये वहीं से आई हुई है। मुश्किल ये थी कि आप रेडियो पे सुनते थे और एक दिन सांपों, दीमकों और कॉकरोचों में आपका नाम बोला जाता था। आप घर से भाग लेते थे बाहर, परंतु रेडियो तो दूसरे लोगों के पास भी था। दूसरी गली से दूसरी भीड़ आपको ढूंढती हुई भाग लेती थी। और ये सब हमने अपनी आंखों के सामने 94 में होते देखा है। ये अफसोस की बात है कि हम बिल्कुल भी इन सब मुकामों से निकलते आते हैं, ना पिछली हिस्ट्री को याद रखते हैं 1880s की, ना 1994 के रवांडा को याद कर रहे हैं, ना बोस्निया हेर्जेगोविना को याद कर रहे हैं, ना सर्बिया को याद कर रहे हैं। हम इंडोनेशिया के राइट्स को भूल जाते हैं। हमारे यहाँ का लिबरल को मैंने कभी नहीं देखा कि वो इंडोनेशिया के राइट्स की बात करे। 1965 में इंडोनेशिया में कम्युनिस्टों की पार्टी, उनको
तो लगा कि इनको खत्म करना चाहिए। रात को गोलियां चली और सुबह हंगामा हो गया कि भाई बहुत लोग मर गए। हुकूमत ने कहा 70-80 लोग मर गए हैं, लोगों ने कहा ज्यादा मरे हैं। फिर उन्होंने कहा दोबारा गिन देते हैं, तो बता दिया जी 17,000 मरे हैं। लोगों ने कहा दोबारा गिने, फिर से 1980s में, अर्ली 80s में मैं 8वीं क्लास में था, उसमें बातचीत यहां तक थी कि अच्छा 2 लाख मरे हैं। 90 में मैं दिल्ली में नौकरी करने चला गया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में मैं जर्नलिस्ट था, और जब फॉरेन डेस्क डील कर रहा था इस सब से, तो इंडोनेशिया वाले लगभग 3.5 लाख पे पहुंच गए थे कि अच्छा 1965 की उस रात को 3 लाख 3.5 लाख लोग मरे थे। आजकल वो फिगर इस समय 5,80,000 है, और कुछ अपोजिशन पार्टियां इस पे मुतफिक हो गई हैं कि अच्छा 580 पे मान जाते हैं, और कुछ अपोजिशन पार्टियां इस पे अड़ी हुई हैं कि वो 7 लाख के आसपास है। आप ये सोचिए, हमारे बिल्कुल पड़ोस में है इंडोनेशिया। ये कम्युनिस्टों की इस देश में 100th ईयर है। सीपीआई 1925 में बनी थी, 2025 कम्युनिस्ट पार्टी का सेंटिनरी ईयर है ये। ठीक है। आपने बात सुनी है कि आपके पड़ोस में लाखों कम्युनिस्ट मार दिए गए? यहाँ के कम्युनिस्ट कभी बात करते हो? हम लोग दरअसल जब हमारी बात करने की कुव्वत के ऊपर, उस क्षमता के ऊपर प्रहार किया जाता है, उसमें से खबरें कत्ल होती हैं और उसी में से फेक न्यूज के लिए जगह निकलती है। क्राइसिस सिर्फ फेक न्यूज का नहीं है, क्राइसिस ओवरऑल पत्रकारिता का क्राइसिस है, और ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। हम क्योंकि डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो किसी भी डेमोक्रेसी का तस्वर बिना पब्लिक स्फीयर के हो ही नहीं सकता। पब्लिक स्फीयर की बात आपने शुरू की, उसको थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूंगा। उससे पहले वो जो येलो जर्नलिज्म आपने शब्द यूज किया था जी, ना, जी, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जो आज के पत्रकार हैं, शायद उनको वाकई में पीलिया हो गया है, वो पूरी तरह से येलो हो चुके हैं, और उसका ये रिजल्ट है जो हमारे सामने है। जब हम पब्लिक स्फीयर की डिस्कशन की बात करते हैं, तो हमें बात करनी पड़ती है हमारे आर्टिकल 19 की जी, जो हमें फ्रीडम देता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जी। लेकिन बोलने का अधिकार, अपना ओपिनियन देने का अधिकार, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार तब तक बेमानी है जब तक सही इंफॉर्मेशन, सही फैक्ट जो है वो एक जनमानस तक नहीं आएंगे जी। अगर लोगों तक, आंखों तक, उनके दिमाग तक, कानों तक कचरा ही जाएगा ना, फेक न्यूज का या सब कुछ ये मिस इन्फॉर्मेशन कचरा जाएगा, तो वो सोचेगा भी कचरा ही। अगर डिस्कशन हो भी रही है, उसका जो बेस है वो सारा मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग फैक्ट्स और ये सब फेक न्यूज है। बिल्कुल। जब ये ऐसे कचरों के ऊपर डिस्कशन होगी तो ओपिनियन भी कचरे वाली ही बनेगी। अब जैसे आपने बताया कि एक आम नागरिक की जिम्मेदारी तो नहीं है कि वो पढ़े कि फलाने सेक्शन में क्या लिखा है, जिम्मेदारी है, क्या कर दिया है, समर्था नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है उसकी। तो वो देखता किसकी तरफ है? वो देखता है कुछ इंटेलेक्चुअल की तरफ, बिल्कुल, या देखता है जो हमारे रात के 9 बजे के टीवी चैनल्स हैं, और वो अपनी इन जिम्मेदारियों से बिल्कुल उलट, पीलिया से ग्रस्त होकर, एक बीमारी से ग्रस्त होकर जो है कचरा जो है उन तक वो फैला रहे हैं। पब्लिक स्फीयर की डिस्कशन का डेटोरेट होने का, मैं नहीं कह रहा कम हो गया है, लेकिन वो डेटोरेट हो गया है। उसका कारण ये भी है, सब लोग, अकेला मीडिया नहीं है, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हैं, वुकला हैं, सब लोग वुकला बरादरी के लोग हैं। पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी लड़ाई पिछले सालों में लड़ी गई है, तो वो वकीलों ने लड़ी है, वुकला बरादरी ने लड़ी है। अभी अगर उनका सबसे पॉपुलर लीडर कैदी नंबर 804 बन के अडयाला की जेल में बंद किया हुआ है, और उस पार्टी को कहीं जीने की जगह नहीं मिल रही थी, जमीन तंग की जा रही थी उनसे, तो कौन लोग खड़े हुए? वही सलमान अकरम राजा जैसे लोग खड़े हुए, वही बड़े बड़े वकील खड़े हो गए, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के वकील खड़े हुए। तो इलीट हमेशा रोल निभाता है। आपने आर्टिकल 19 की बात की, और लोगों तक क्या पहुंचे, ऐसे ही मेरे मन में एक तारीख जाग उठी। कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 को, और चंद दिन ही हुए थे। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च का महीना चढ़ा, फर्स्ट अमेंडमेंट। तो जो क्रॉस रोड्स मैगजीन निकालते थे, आजकल बहुत लोगों को तकलीफ है इनका नाम सुनते ही, रोमिला थापर का। तो रोमिला थापर के ब्रदर बड़े रोमेश थापर क्रॉस रोड्स नाम का मैगजीन निकालते थे, और रमेश थापर सीपीआई से डायरेक्टली जुड़े हुए थे। अभी के मैगजीन कोई माउथपीस नहीं था सीपीआई का, परंतु जवाहरलाल नेहरू की सरकार की बहुत तनकीद उसमें लगातार छपती थी, और बहुत सख्त छपती थी। और आरएसएस का माउथपीस था ऑर्गेनाइजर, जो आज भी है।
मद्रास में सरकार ने क्रॉस रोड्स के ऊपर बैन लगा दिया, ऑर्गेनाइजर के ऊपर भी बैन लगा हुआ था। रमेश थापर इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो फैसला आया, उस समय सुप्रीम कोर्ट में टोटल 6 जज होते थे, और ये वो जमाना है जब सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस इकट्ठे बैठते थे। अब तो बेंचेस बने हुए हैं आपके। तो उस समय टोटल 6 जज थे सुप्रीम कोर्ट में। और ये याद है आपको सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री, आप तो खैर वकील हैं, जो पहले फेडरल कोर्ट थी वही सुप्रीम कोर्ट बन गई थी। तो ये 6 के 6 जज उसमें थे। उन्होंने मसला सुना, तो ये जो तरीके बनाए गए हैं ना कि जी पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, फला हो गया, तो इसी यही के सब कह के लगाया गया था बैन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एग्जॉस्टिव लिस्ट है 1918 के बाद कि भाई 1912 में सिर्फ अगर नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है तो आप लगा सकते हैं। ये नहीं कि पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाएगा, कोई नाराज हो जाएगा, हेट्रेड फैल जाएगी, फला फला, आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते दायरे को। उठा के बाहर मारा उन्होंने बैन। सुबह शाम को ऑर्गेनाइजर का भी बैन उड़ गया। तो लाल झंडे वाले भी भंगड़े डाल रहे होंगे और भगड़े झंडे वाले भी भंगड़े डाल रहे होंगे। दिन कौन सा था वो? 26 मई 1950। आज उस दिन की, आज 26 मई है जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, आज उस दिन की 75वीं वर्षगांठ है। हम ठीक 75th एनिवर्सरी पे बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस ग्रेट फैसले की, जिसने 1901 में हमारे राइट की प्रोटेक्शन की थी। उसके बाद अगले साल जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने संशोधन कर दिया, और संविधान में का ये पहला संशोधन था, ये फर्स्ट अमेंडमेंट थी। अब ऐसे दिन में आपको नहीं लगता था कि आज के दिन आपको उम्मीद करनी चाहिए कि रात के 9 बजे जब आप टीवी चैनल खोलें तो सभी चैनल्स पे भारत के संविधान की फर्स्ट अमेंडमेंट और वो कमबख्त अमेरिका के संविधान की फर्स्ट अमेंडमेंट, दोनों की रीडिंग साइड बाय साइड होनी चाहिए। जरा पढ़ लीजिए कि अमेरिका के संविधान की फर्स्ट अमेंडमेंट क्या कहती है कि किसी के बाप का बाप भी आ जाए तो पत्रकार जो लिखता है उसके लिखने पर, उसके छपने पर, उसके पढ़े जाने की लोगों की इस पे समर्था पर किसी किस्म का कोई कटघन नहीं हो सकता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती। और हमारी क्या है फर्स्ट अमेंडमेंट कि भाई वो अगर किसी दायरे में रह के भी लिख रहा है तो भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इतनी हैं और ऐसे ऐसे इंटरप्रेट की जा सकती हैं कि कुछ भी रोक दें। और अभी अभी इसी 75वीं एनिवर्सरी पर जो ऑब्जर्वेशंस हैं मानयोग ये जो जज हैं माननीय सूर्यकांत जी, इनको पढ़ के लगता है कि हमें कोई अधिकार है, जो वो प्रोफेसर के केस रिलेटेड, हाँ, जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के केस में जिस तरह की ऑब्जर्वेशन, चिलिंग इफेक्ट है क्लियरली। और उन्होंने वो केवल ऑब्जर्वेशंस प्रोफेसर साहब के बारे में नहीं है, वो हम सब के लिए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में जो कहा है कि ये सब चीजों का ध्यान रखें और इसके और भी कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। और जो उन्होंने कहा है कि इस प्रोफेसर साहब की पोस्ट के पीछे कुछ है, इसके अंदर कुछ है, इसके कुछ और भी इसके पीछे तय की तय हो सकती हैं, वो क्या चीजें हैं? वो हमारे बोलने, लिखने, पढ़ने, समझने की इन्हीं शक्तियों के ऊपर पाबंदियां ही हैं। तो ये सारा क्राइसिस एक्चुअली पत्रकारिता का क्राइसिस है, पब्लिक स्फीयर का क्राइसिस है। लोगों की नजर कहां तक जाए, कहां तक जाए, ताकि उनकी समझ का विकास कैसे हो। ये जो समझ साजी करनी है, ये जो अकल साजी करनी है, जो शऊर एक मुआशरे में बनाना है आपके, ये उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये क्राइसिस फेक न्यूज से बहुत बड़ा क्राइसिस है, ये न्यूज से बहुत बड़ा क्राइसिस है। मुझे रिसेंटली 4 साल पहले, 5 साल पहले आई है रॉबर्ट डोवेली की बहुत खूबसूरत किताब है स्लिम सी, स्टॉप रीडिंग द न्यूज। उसने कहा बंद कर दीजिए खबरें पढ़ना। ये सबसे जरूरी है कि हम खबरें पढ़ना बंद कर दें। वो ये नहीं कह रहा कि जानना बंद कर दीजिए। आपको खबरें क्या बताती हैं? मैं कई बार देखता हूँ अखबार में खबर छपती है कि देखिए फलां सड़क के किनारे एक आदमी यूं कार में ही रह रहा है, कैसे बेचारा गुजारा कर रहा है। अगले दिन 10 लोग फोन करके पत्रकार से पूछते हैं, उनका कोई पता मिल सकता है कि फोन, हम कुछ हेल्प करनी चाहते हैं। आपको वो खबर चाहिए थी हेल्प करने के लिए? भाई आपके पास कोई यूनिसेफ का, कोई वर्ल्ड बैंक का, कोई हिंदुस्तान की सरकार का, कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, कोई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कोई डाटा अखबारों में नहीं छपा? इतने साल आप नहीं पढ़ रहे, आपको नहीं पता गरीबी का सतर क्या, आपको नहीं पता देश में हाउसिंग क्राइसिस क्या है, आपको नहीं पता वेल्थ की इनइक्वालिटी कितनी है। तो इसका मतलब है कि हम दरअसल वो नहीं जानना चाहते, हम एक बस
संवेदना अपनी प्रकट करते हैं, हम अपने लिए जो- टिक मार्क वो जो करते दिख हैं, जाए, वो आज दिखे दिख भी, गया, वो आज दिख आज आज मेरा दिल दुखा है, आज मैं ये कर देता वो हूं, भी दिख जाए और जो मैंने किया वो भी दिख जाए। वो शायद वो भी कानून की बात अभी हम कर रहे थे आर्टिकल 19 की, थोड़ा सा उसको मैं और एक्सपैंड जी। करने की कोशिश करूंगा। मेरा ऐसा व्यू रहता है आर्टिकल 19 को लेके, बड़ा खूबसूरत एक राइट हमारा ये बोलने की आजादी का, लेकिन मुझे लगता है ये जो आजादी है ना, ये आर्टिकल 19 ने सिर्फ नहीं दी हमें, जी जी बिल्कुल क्योंकि जो बोलने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी है, वो एक इंसान में इनहेरेंट है। जी बिल्कुल आर्टिकल 19 जो करता है, जी वो आर्टिकल 92 जो है ना, असली काम वो है उसका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस, बिल्कुल, आजादी को वरना दबाने के कानून लिए, वरना कानून में आजादी कहने की जरूरत ही नहीं, जरूरत आजादी नहीं तो है। ऑलरेडी थी। आजादी को दबाने के लिए ही कानून की जरूरत पड़ती है। जी, जी। अब जब सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की अभी, जो चिलिंग इफेक्ट आया उनकी ऑब्जर्वेशन से, हम्म। वो जो सहारा लिया गया है वो कहां से लिया गया है? उन रिस्ट्रिक्शन से लिया गया है। बिल्कुल उन रिस्ट्रिक्शंस तक पहुंचने से पहले ड्यूटी बनती थी कि आर्टिकल 19 का जो ब्रिज है उसको क्रॉस करते हुए, उसको तो छलांग मारकर सीधा आर्टिकल 92 पे पहुंच गए। अब ये जो हमारे दर्शक हैं जो कानून से जुड़े हैं, वो भी इस बात को समझ लें कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज है, ये आर्टिकल 19 का भी वायलेशन है। जब तक आप तक सही चीज नहीं आएगी, आप सही ओपिनियन कैसे देंगे? ये हिस्टोरिकली ना रियासत का इसमें रोल आ जाता है। ये देखिए, ये शुरू कहां से हुआ मामला कि रोका जाए। जब तक लोग आपस में बातचीत कर सकते थे उस समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब लिखना आ गया, लिखने से भी ज्यादा जब छपना आ गया, तब ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा शुरू हुई है। जब चीजें रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई, नहीं रिकॉर्ड हाँ। तो मैं नहीं कहूंगा। आप यूं समझिए कि जब ये गुटनबर्ग की प्रेस आ गई, ठीक है, तब मुश्किल आई। हाँ, ठीक है। तब मुश्किल आई ना। सबसे ज्यादा मुश्किल ही तब आती है। प्रिंटिंग प्रेस 1450 के आसपास में आ जाती है। 1450 में जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आती है, साथ से सेंसरशिप आ जाते हैं। एक अगर आपको याद हो, हेनरी 8 जो था, उसने तमाम प्रिंटिंग प्रेस को कंट्रोल कर लिया। उसको पता था कि भाई उससे पहले आप हाथ से किताब लिखते थे, उसकी 4 कॉपियां बन जाती, ठीक है, 3 बन जाती। अगर आप बहुत पुरानी लाइब्रेरीज देखो, चाहे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है या वेटिकन की लाइब्रेरी है, बहुत कुछ तो अब नेट पे अवेलेबल है, आप देखेंगे किताबों को एक बड़े संगल से डेस्क के साथ बांध के रखा गया, क्योंकि वो बेशकीमती चीज थी ना। किसी ने सालों लगा के एक लिखी और उसकी एक ही प्रति होती थी। ठीक, ऐसा नहीं कि उसकी कॉपीज बन जाएंगी। अगर वो प्रिंट हो गई, गुटेनबर्ग की प्रेस पे चढ़ गई, तो उसकी 100 कॉपियां बन सकती हैं भाई, 1000 बन सकती हैं, और अब हम जानते हैं कि मिलियंस बन सकती हैं। हाँ। जब ये इतना फैलना शुरू हो गया, तो इंग्लैंड के राजा को मालूम था, हेनरी 8 को मालूम था कि इस पे कंट्रोल लगाना जरूरी है, तो उसने सभी प्रिंटिंग प्रेसेस जो हैं वो राज्य के लिए मोनोपोलाइज कर ली थी। उसके बाद में अब ये जो बैप्टिस्ट का जो इतना बड़ा आदमी है, थॉमस हेल्विस, मतलब पायनियरिंग है, उसने बैप्टिस्ट का जो सारा कल्ट है, सेक्ट जो है, वो उनका मेन सोच रखता है। उसने बाकायदा जेम्स 1 को एक किताब लिखी, उसने शॉर्ट डिक्लेरेशन ऑफ द मिस्ट्री ऑफ इनइक्विटीज, और उसने जेम्स 1 को भेजी। साथ में उसने नोट भेजा। उस नोट में उसने लिखा कि क्योंकि तुम भगवान नहीं हो, तुम भी मात्र एक मनुष्य हो, हमारी तरह ही मॉर्टल हो, तो जो हमारी इमॉर्टल सोल्स हैं, जो हमारी आत्माएं हैं तुम्हारे सब्जेक्ट्स की, तुम्हारा उन पे हुक्म कैसे चल सकता है? हमारी ही तरह तुम भी मर जाओगे, तो मैं बाध्य नहीं हूं तुम्हारा हुक्म मानने पे। उसको उठा के, तो जो उसके साथ करना था उसको राजा ने वही किया, उसको उठा के जेल में डाल दिया और वो जेल में ही मर गया। तो जेम्स 1 ने उसके बाद एक डिक्री इशू की, 1902 की तरह कुछ तो करना ही था उसको। उसने डिक्री इशू की कि आप अगर र्यूड भी बोलेंगे ना, ऐसी चिट्ठी भी लिखेंगे राजा को, तो आपको निष्कासित किया जा सकता है सदन से। ये उसने पार्लियामेंटेरियंस के बारे में कानून बना दिया कि इंग्लैंड के किसी भी पार्लियामेंटेरियन को, एमपी को, मात्र र्यूड बात करने के लिए, उसने वर्ड यूज किया था कि इंसॉल्वेंट, अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो। उसके बाद ये भाई साहब आए, क्या नाम है इनका, जेम्स 1 के बाद चार्ल्स 1। तो चार्ल्स 1 ने कहा कि सुनिए, मुझे पार्लियामेंट की भी जरूरत ही नहीं है, ये कानून में क्या लिख दिया आपने कि किंग विल वर्क एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ना ना, मैं बिना इसके भी राज कर सकता हूं। और 11 साल तक इंग्लैंड में एक छत्र राज रहा, एक व्यक्ति का। पार्लियामेंट उसमें माइनस होगी। जब पार्लियामेंट वापस आती है 1641 में, सबसे पहला क्या करती है कि पाबंदियां हटा दो प्रिंटिंग प्रेस से। वो ऐसा साल है 1641 जब दुनिया के सब रिकॉर्ड्स टूट गए। एक ही साल में 2000 किताबें आ गई, लगभग 2200 किताबें, पाबंदी हटाने के बाद, पाबंदियां हटाने के बाद, क्योंकि प्रेस वो अचानक 2200 किताबें, 2200 बहुत बड़ी फिगर है उस इंग्लैंड में 1641 में।
1642 में वो 2200 जो है वो 4500 हो जाती हैं, और 1643 में पूछिए मत, पार्लियामेंट को अकल आ जाती है कि भाई पाबंदी लगाओ सेंसरशिप, तो झट से सेंसरशिप लॉज लगाए गए कि भाई अब आपने कोई भी किताब पब्लिश करानी है तो हमसे परमिशन लेनी होगी, पेटेंट लेना होगा, सरकार को 2 कॉपियां जमा करवानी होंगी। तो ये सब वहां से आता है। राज्य को हमेशा इस बात से डर लगता है कि विचार कैसे प्रकट किए जाएंगे, किन शब्दों में प्रकट किए जाएंगे, उनको लोगों तक ले जाने के लिए माध्यम क्या होगा, वो माध्यम कौन कंट्रोल करेगा। तो राज्य ने उसके सारे एस्पेक्ट्स पे कंट्रोल करना होता है। एक तो पाबंदी की बात है एक तरफ, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इंडिया की जो प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग है 151 के आसपास, जी जी, आउट ऑफ 180 जी, ओवर साइड पे रहती है। लेकिन और कितनी फ्रीडम चाहिए प्रेस को, क्योंकि हम देखते हैं कि न्यूज चैनल तो फ्री है कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए फ्री है। एक तरफ तो इतनी फ्रीडम है कि आप कुछ भी बोलो, झूठ बोलो, उसके लिए बाद में माफी भी ना मांगो जी, तो और कितनी फ्रीडम चाहिए। देखिए, अगर आपको राजा की खुशामद करनी है तो उसमें फ्रीडम अनलिमिटेड होता है। गाना है ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जिनको हो रात तो रात कहेंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो अच्छा लगेगा सुनने। तो इसमें तो वो किसी फ्रीडम की जरूरत नहीं है। दरअसल आपको फ्रीडम चाहिए कब होता है। महान देश के विद्वान स्कॉलर जज श्री सूर्यकांत जी को याद करते हुए मैं इस तरफ यही कह सकता हूँ कि उन्होंने जो कहा है कि भाई तुम्हें नहीं पता था कि इससे किसी का दिल दुख सकता है, इट कैन ऑफेंड समवन, योर वर्ड्स ऑफेंड। विपिन जी, यदि इसी पॉडकास्ट में मैंने आपकी बहुत सी तारीफें करनी हो तो मुझे क्या प्रोटेक्शन चाहिए, आपको एतराज़ी क्या है। सिर्फ मुझे जब क्रिटिसाइज करना है कि विपिन जी मुझे तो नहीं लगता कि आप एक ईमानदार वकील हैं, विपिन जी मुझे तो नहीं लगता कि आप किसी ईमानदारी से सवाल पूछ सकते हैं, मुझे तो लगता है इन सवालों के पीछे कोई और है, तब मुझे फ्रीडम चाहिए बोलने की। तो मुझे जब इसका मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, राइट टू फ्री स्पीच में, राइट टू ऑफेंड उसका हिस्सा है। मैं बात करूं, आपको बुरा लगे तो भी मेरा बात करने का अधिकार कायम रहेगा। अब इसके बाद मैं कैसे बात करूं, किन शब्दों में बात करूं, उसमें रोल सिविल सोसाइटी का आ जाता है, सिविक कल्चर का आ जाता है कि आपने देश में वो सिविक कल्चर कैसा किया हुआ है। मैं इसकी एक उदाहरण इसको एक लाइन में अगर हम कहें ना कि बोलने की आजादी का अधिकार का मतलब ही ये है वो बात कहना जो आप सुनना तुमको ना पसंद हो, जो आप ना सुनना चाहें। और इसकी एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल आई होप के पत्रकारिता के विद्यार्थी अब भी पढ़ते होंगे, अगर वो पढ़ाई जाती होगी। मैकार्थी इरा हम सबको मालूम है। जोसेफ मैकार्थी क्या क्या कह रहा था हर किसी को, ये कम्युनिस्ट है, ये हमारे यहाँ आजकल क्या वर्ड है, अर्बन नक्सल है ना। तो उनके अर्बन नक्सल कम्युनिस्ट हुआ करते थे कि भाई ये रेड स्केयर तो खैर 1919 वाले 1920 के उस दौर का नाम है जो यूएस में, वो भी मैकार्थी जैसा ही था। 60s में मैकार्थी ने जो ड्रामा कर रखा था, खासतौर से एल्गर हिस वगैरह जैसे जासूस के पकड़े जाने के बाद, कि भाई हाउस अन अमेरिकन कमेटी बना दी और पूरे हाउस में जिस किसी को बुला के हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टरों को, देश के बड़े बड़े नेताओं को, और उनको उठा के इतना तंग किया जा रहा था और सबको बदनाम किया जा रहा था। उसके बाद अचानक टेलीविजन आया। जब उसने आर्मी के बारे में ऐसी बातें शुरू की तब किसी को यह ध्यान आया कि सुनिए, ये जो बदतमीजियां करता है लोगों को देखने दीजिए। मैंने बात की सिविक कल्चर की कि आपने समाज कैसा बना रखा है। दे टोल्ड मैकार्थी कि साहब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं देशभक्ति वाला, हम चाहते हैं पूरा देश आपको देखे। तो हाउस अन अमेरिकन कमेटी में जब वो ये जो आर्मी अफसर के साथ जो क्वेश्चनिंग और उसकी जो एग्जामिनेशन होनी थी और क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, और पत्रकार था उस समय जिसपे बहुत फख्र है हमको, एडमरो पत्रकार थे उस समय, और Admiral was a master at that. He knew the power of television. जब कैमरे लगे, लोगों ने मैकार्थी की बदतमीजी अपनी आंखों से देखी और उन्होंने कहा कि एक आर्मी वेटरन को तुम इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, तुम इतने खराब तरीके से बोलते हो, तुम्हारे बोलने में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तुम सवाल पूछ रहे हो, क्रॉस एग्जामिन कर रहे हो, तुम सख्त सवाल पूछ सकते हो, ये बेहयाई, ये बेशर्मी, ये लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ये प्रोएक्टिव हेट्रेड जो सामने स्क्रीन पे लोगों को नजर आई। मैकार्थी का जो गोल्डन मोमेंट था कि टेलीविजन उसके पास है, कैमरा उस पर रोल कर रहे हैं और उसने मजे लेने हैं,
उसने मैकार्थी को हमेशा हमेशा के लिए डुबो दिया, खत्म कर दिया। कुछ दिनों में ही लोगों ने कहा कि ये नफरत का पात्र है, हमको ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, और मैकार्थी इरा को टेलीविजन ने एंड कर दिया, एड मरो की पत्रकारिता ने एंड कर दिया। लोग याद करें, देखिए इसकी फिल्म ये गुड नाइट एंड गुड लक, जिन लोगों ने रिसेंट फिल्म देखनी है उसको तो शायद 10-12 साल, शायद ज्यादा ही हो गए, 15 साल हो गए। गुड नाइट एंड गुड लक। अदरवाइज भी आपको एडमरो की पत्रकारिता के बारे में पढ़ना चाहिए। और 1960s में एडमरो ने टेलीविजन के बारे में जो कहा था कि टीवी क्या होता है, आप प्लीज उसको पढ़िए। मात्र गूगल पे इतना ही गूगल करिए जाके, एडमरो ऑन टेलीविजन, एडमरोस कोट ऑन टेलीविजन, और फिर ये देखिए कि ऐसा लगेगा कि एडमरो ने ये बात दरअसल ये भारत पाक की हालिया जंग के बाद कुछ टीवी चैनल देखने के बाद ही लिखी है। वो इतनी ज्यादा रेलेवेंट है कि भाई टीवी होता क्या है। ये वो होता है जो आप इसको बना दें, आप इसको नफरत को डाइसेमिनेट करने का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। आप इसको मात्र एंटरटेनमेंट तक रिड्यूस कर सकते हैं, या आप इसको मुआशरे का शऊर बढ़ाने के लिए और एक खूबसूरत मुआशरा खड़ा करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। टेलीविजन के पीछे जो व्यक्ति है वो मैटर करता है। जो मैकार्थी के वक्त की बात आपने की, वो कितने समझदार लोग रहे होंगे उस वक्त। मैं मुआशरे की बात कर रहा हूं कि मुआशरे ने झट से देखा कि ऐसा व्यक्ति हमको नहीं चाहिए। और आज के वक्त की हम बात करें तो उनकी चढ़त पूरी है कि हमें ऐसा चाहिए या नहीं चाहिए, पर इसको देख के तो मजा आ रहा है। मैं अपना निजी एक्सपीरियंस बताऊं तो न्यूज चैनल देखने तो काफी हद तक बंद कर दिए हैं, और कुछ को तो देखकर ना एंजाइटी फील होती है। अगर कोई मेरे सामने भी देख रहा हो तो उस तरफ मैं अपनी नजरें कर नहीं पाता हूँ, टीवी की तरफ। ये है मुश्किल। हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं हमारे ही देश में, हमारे परिवारों में, हमारी हाउसिंग सोसाइटीज में बंटवारे हो रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों में कोई किसी राजनेता के बारे में कैसे बात करता है, उसके बाद आप सोचते हैं कि हम इससे बात किया करें कि ना किया करें। जो हिंदू या मुसलमान के बीच में जो तफरक्का रख के जिस तरह की भाषा और बात की जाती है, जिस तरह के चुटकुले और जिस तरह का ज्ञान बांटा जाता है, तो आप फैसले करते हैं। एक मुश्किल मुआशरे की भी है। पूरे मुआशरे में ये एक हम बहुत क्राइसिस के दौर से निकल रहे हैं, और ये बहुत बड़े लेवल पे ये दरअसल भाषा का भी क्राइसिस है, ये जुबान का क्राइसिस है। डेमोक्रेसी का क्राइसिस एक बहुत बड़े लेवल पे जुबान का क्राइसिस बनता जा रहा है। इसलिए ये मात्र मीडिया की क्षमता में नहीं है कि वो इस सब से दस्त पंजा ले। इसके लिए तमाम एलीट ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारी ट्रुथ सीकिंग साइट्स हैं, ट्रुथ सीकिंग साइट्स कौन सी होती हैं? हमारी कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे कवि, लेखक, अफसाना निगार, नॉवलिस्ट, ये सब लोग हैं। ये इन सब के बस की ही बात होगी जब ये इस क्राइसिस को, जितना बड़ा वो है उतना बड़ा उसको कह के आप बाहर निकलेंगे। हम दरअसल बाहर नहीं निकल रहे। सर, आप कब से हैं जर्नलिज्म के प्रोफेशन में? मैं बहुत पुराना हूँ, एंशिएंट ही हो गया। मैं अर्ली 90s में प्रोफेशन में आया था। ठीक है जी, एक लंबा दौर रहा है आपका जी। उस वक्त से लेकर अब तक का जो ये सारा जो मार्च रहा है आपके प्रोफेशन का, निजी तौर पे आपका रहा है जी। और आपका एक शो मैंने देखा 6 साल पहले का, जब बालाकोट स्ट्राइक की थी इंडिया ने पाकिस्तान पे, यही सेम सा माहौल था। अच्छा। उसमें भी आपका जो ये टॉपिक था फेक न्यूज को लेकर और ये सब फॉल्स नैरेटिव को लेकर था। इन 6 साल में क्या फर्क आप देखते हैं, या 90s से लेकर अब तक? 90s का दौर थोड़ा डिफरेंट था। अगर आपको ध्यान हो, जो हिंदुस्तान के स्थानीय भाषाई अखबारों के का सबसे बढ़िया मुतालिया जो आया था, रॉबिन जेफरे की जो किताब है इंडियाज मीडिया रेवोल्यूशन। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगा कि जिन जिन बुक्स का रेफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है उसको जरूर नोट कर लें। हाँ, पढ़िएगा, काम आएंगी आप। रॉबिन जेफरे की किताब तो खैर मुश्किल अधिकांश पत्रकारिता के स्टूडेंट्स तो क्या सभी लोग पढ़ते, जिन लोगों का भी मीडिया को कुछ भी जानने का है। और उसमें रॉबिन जेफरे उस समय बताते हैं, और ये देखिए ये तो कितने साल पहले की बात हो गई। उस समय क्राइसिस की शक्ल बड़ी डिफरेंट थी। रॉबिन जेफरे बताते हैं कि 90s में 500% हमारा प्रिंट मीडियम बढ़ा, अखबारों की सर्कुलेशन दे वर जूमिंग, इस तरह से बढ़ रही थी। आप दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर वगैरह को देखें, 90s के एंड तक आते आते दैनिक जागरण के 25 एडिशन हो गए थे।
पंजाब, जिसने कभी सोचा था कि पंजाब केसरी के बिना कोई एक और हिंदी अखबार की जगह है। 98 99 तक आते आते आई थिंक दैनिक भास्कर भी आ चुका था ऑलरेडी पंजाब में, दैनिक जागरण आ चुका था, अमर उजाला आ चुका था, बड़े बड़े पत्रकार। और पंजाब ने पहली बार यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से पत्रकार यहाँ पे आ रहे थे, हिंदी भाषाई पत्रकार थे जो पंजाब को समझ रहे थे। पंजाब के गांव में पंजाबी बोलने वाले लोग हिंदी के समाचार पत्र खरीद रहे थे। उनको बहुत खूबसूरत मार्केटिंग भी करनी आती थी और अखबार अपने अपने एक्सपीरियंस से सीखते भी हैं कि मार्केटिंग कैसे करते हैं। रॉबिन जेफरे या उसी किताब में या एक और डिफरेंट किताब में जिक्र करते हैं कि पंजाब केसरी ने जब इमरजेंसी के दिनों में सेंसरशिप को धोखा देके अखबार निकालनी थी तो उन्होंने अपना मैगजीन सेक्शन को फ्रंट पे ले आए। भाई लोग बाहर हेमा मालिनी की फोटो देखेगा सेंसर वाला और ये देखेगा और धर्मेंद्र और कौन सी फिल्म नहीं आ रही है या अमिताभ बच्चन अब कितना पैसा लेते हैं। अमिताभ उस समय चल रहे थे मिड 70s में, तो शोले तो आ ही चुकी थी इमरजेंसी से जस्ट पहले, तो वो खबरें अंदर चली गई। जब इमरजेंसी खत्म हुई तो पंजाब केसरी वेंट बैक टू द अर्लियर फॉर्मेट कि भाई लाओ खबरें फ्रंट पेज में। पंजाब केसरी की सर्कुलेशन गिर गई क्योंकि अखबार को समझ आ गया कि अच्छा लोग अब ये पढ़ना चाहते हैं। तो सभी अखबारों ने इसी तरह से सीखा। तो ये दौर था जब प्रिंट बहुत एक्सपैंड हुआ। जर्नलिज्म का एक नए क्राइसिस का दौर 2000s के बाद में स्टार्ट होता है जब डिजिटल रेवोल्यूशन आया, जब डिजिटल टेक्नोलॉजी इस तरह से आई और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ ये नए बच्चों ने जन्म लिया, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक। इसने जब प्रिंट के लिए क्राइसिस खड़ा कर दिया, साथ में ही हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है वो इस तरह से तब्दील हो गया और हमारी जो सेलेबी की चॉइसेस थी वो जो लिबरल आर्ट्स से अलग जाने लगी। अब कंप्यूटर साइंस पढ़िए और कॉल सेंटर में काम करिए और टेक्नोक्रेट से बन जाइए। तो लोगों को पहले ही लगा कि भाई अब हम क्यों पढ़ रहे हैं ना कि राजा अशोक क्या करता था और अपना मालिया कैसे इकट्ठा करता था, या शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड कितनी चौड़ी बनाई थी, या मुझे क्या लेना है कि दारा शिकोह की क्या लड़ाई थी और क्यों मारा गया। जब इतिहास, भूगोल, ये सब चीजें तो ऐसे ही होगी और हम तो साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, स्टेम कोर्सेज करेंगे, मैथ्स पे जोर दीजिए, MBA करिए, बिजनेस मैनेजमेंट करिए, मतलब ये सारा ड्रामा स्टार्ट हुआ। तो उसने बहुत सारी रीडरशिप खत्म कर दी प्रिंट की। अब जो नया दौर का रीडर है, अगर वो अपनी सभी खबरें फेसबुक से, टिकटॉक से, यूट्यूब से ले रहा है तो टेक्निकली हम इसको एक पैसिव रीडर मांगते हैं। वो पढ़ता है जो उसके सामने आ रहा है। इसी बीच में जो टर्म नहीं आई सामने लगभग 10 साल पहले, वो इको चैम्बर थी कि आप अपने ही इको चैम्बर में रहते हैं। आप जैसी खबरें पढ़ते हैं और आपके दोस्त आपको जैसी खबरें भेजते हैं तो आपका दायरा वैसा है और उसी तरह की खबरें फिर आपके पास आने लगती हैं, फिर आपके दोस्तों के पास जाने लगती हैं, फिर आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप में डालने लगते हैं, फिर आपके अंकल वो पढ़ने लगते हैं, फिर आपका कजन वो पढ़ने लगता है, उसके फोन पे वैसी खबरें आने लगती हैं। तो आप एक इको चैम्बर के दायरे में फंस जाते हैं। हम पढ़ नहीं रहे हैं, हमें पढ़ाया जा रहा है। आप उनकी गिरफ्त में हैं। अब आप उनके कैप्टिव रीडर हैं और आपको वही सब पढ़ने को मिलेगा। आपको लगता है मैं अपनी आजादाना सोच से ये खबरें पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप आजाद नहीं, हम किसी भी मायने में आजाद नहीं होते। खैर कभी हमको फिर कभी बात कर लेंगे। तो जब आपका क्राइसिस ये हो गया डिजिटल का, उस समय इसका बदल क्या है? इसका बदल ये है कि भाई आपको एक्टिव रीडर बनना पड़ेगा। एक्टिव रीडर बनने के लिए मुआशरा उस तरह का होना चाहिए, आपकी जानने की इच्छा वैसी होनी चाहिए। आप तो पहले से ही जानी जान हो गए, आपको तो सब कुछ पहले से ही मालूम है और जो नहीं मालूम है वो मेरे पास नेट पे है। तो अब जब मैं जवान था तो ये तो ढूंढना बहुत मुश्किल था कि कोई ऐसे सज्जन मिले बारसूख पढ़े लिखे जिनको येलो जर्नलिज्म नहीं मालूम हो। आज आपको मिल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो इस जमाने की है ही है। अब मुझे बताइए, आप किसी का नाम तो हम नहीं लेंगे, हम दोनों में ये एक अनरिटन समझौता हो गया। इसके बाद मैं पूछ रहा हूँ, आपके कितने दोस्त हैं? और आप मेरे बहुत सारे दोस्तों को जानते हैं। आप किसी पे उंगली रख के ये कह सकते हैं, नाम नहीं लीजिएगा, बस कह दीजिएगा कि इतने हैं जिनको मैं ये कहूं कि यूक्रेन के बारे में वो जरा 10 मिनट बात करें। यानी उनको 5 शहर मालूम हो यूक्रेन के, या वो वेस्ट बैंक से कौन सा रास्ता किस देश से निकल के जाएगा अगर किसी को गजा तक जाना हो,
या गजा के कौन कौन से शहरों से वो वाकिफ हैं, रफा की आजकल क्या हालात है इसके बारे में वो 2 मिनट बोल सकें। हम लोग दरअसल बहुत टूट चुके हुए हैं। इसके ये क्राइसिस पहले से था। अगर आप ध्यान से देखें, हमारे जब ये क्राइसिस नहीं था जो करंटली हम देखते हैं मीडिया में, तब भी हमारे जो समाचार पत्र हैं इनमें फॉरेन न्यूज़ कवरेज किस तरह की थी? दुनिया के 193 देशों में से हमारा ध्यान किस पे रहता है? एक कॉरेस्पॉन्डेंट अखबार वाशिंगटन में रख देती थी, कोई ज़्यादा अमीर अखबार, ऐसी अमीर वैसे कोई रही नहीं है पिछले 40 सालों में जिसने 2 रखे हों। जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो ज़रूर एक वाशिंगटन में और एक न्यूयॉर्क में, एक वेस्ट कोस्ट एक इधर रख देते हैं, और एक कॉरेस्पॉन्डेंट आप इस्लामाबाद में रख दीजिए, जो कि 2 या 3 अखबारें ही रख पाती थी। द हिंदू का कॉरेस्पॉन्डेंट रहता था इस्लामाबाद में, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का रहता था, और मैं उन सबको तब से जानता हूँ जब सुजीत चटर्जी से लेकर के तमाम लोगों को जानता हूँ। और या हमारा जो थोड़ा बहुत जो सार्क के देश हैं इनके ऊपर हमारा तस्वुर रहता है। हमारे देश में कितनी कवरेज होती है, मान लीजिए वो रोमानिया में चाहे रेवोल्यूशन आ जाए, चाहे रोमानिया के राष्ट्रपति को गोलियां मार के उसकी लाश को महल के बाहर लटका दिया जाए और दिनों तक लटकी रहे, कितने लोगों को उस राष्ट्रपति का नाम याद आ जाएगा? कल की बात है ये। कितना टाइम हुआ है रोमानिया को? 10 साल, 15 साल। मतलब हमें हमारे जहन से क्या क्या निकल जाता है। अब चेकोस्लोवाकिया के टुकड़े कब हुए हैं? क्या थी पॉलिटिक्स उस समय? रवांडा में क्या क्या इशू हो गया? हुटूज और टुट्सीज में ऐसी लड़ाई कैसे हो गई? हम पंजाब में रहते हैं। पंजाब में कौन रहता है? विलियम डालरिम्पल दिल्ली को ही सिटी ऑफ जिन्स कहते हैं कि दिल्ली में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने या किसी का कत्ल ना किया हो, या उसके घर का कोई कत्ल ना हुआ हो, या किसी ऐसे को ना जानता हो जिसके घर का कोई कत्ल हुआ हो, या किसी ऐसे को ना जानता हो जो ऐसे को जानता है जिसके घर का कोई कत्ल हुआ है। क्योंकि भाई हम पार्टीशन रॉयट्स से निकले हुए हैं। हमारी मरने वालों की गिनती 1 मिलियन के आसपास कही जाती है। हम लोगों की तो इसमें भी एक सांझ है कि हम कहते हैं 1 मिलियन हम मरे थे। 47 में पार्टीशन में एक रिलीजियस डिवाइड के कारण जो रॉयट कंस्ट्रक्ट हुए मुआशरे में, उसमें मिलियन लोग मरे। हम पार्टीशन के मारे हुए उस दुनिया के सबसे बड़े इस तरह के कम्युनल रॉयट से निकले हुए लोग 94 के रवांडा के रॉयट के बारे में नहीं जानते हैं। अभी अभी रवांडा की 25th एनिवर्सरी होके गई है 2 साल पहले। कितनी बातें पंजाब ने कर ली रवांडा के बारे में। जो फॉरेन न्यूज कवरेज है आप उसका क्वांटम देखिए अखबारों में कि भाई स्पोर्ट्स के लिए तो हम 3 पेजेस लगा देंगे, ठीक है, आपके कार्टूनों के लिए और वो क्रॉसवर्ड के लिए 1 पेज लगा देंगे। कुल दुनिया के 193 देशों के लिए हम 1 पेज लगाते हैं, आधा पेज लगाते हैं। कहां पर डिमांड है? कहां पे रीडर्स ने ग्रुप्स बनाए हैं? कहां पे न्यूज़पेपर के एडिटर्स के ऊपर हमने कोई प्रेशर क्रिएट किया है? क्योंकि मुआशरे में वो शऊर किसने देना था कि हम जानना चाहते हैं। ट्रंप की टैक्स रिटर्न्स आई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 18 पेज लंबी स्टोरी की। मैं ये सोच रहा था कि हमारी जिंदगियों में 1947 के बाद कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट कभी घटित नहीं हुआ कि जिंदगी के किसी भी बात पर कभी किसी अखबार को 18 पेज नहीं भरने पड़ेंगे। ये जो क्राइसिस है, जो आपने पहले कहा प्रिंट मीडिया से जो आप सफर की बात कर रहे थे, मैं उस क्राइसिस पे आपको ले जाना चाह रहा हूं कि वो एक दौर था 90s का जब प्रिंट मीडिया इतना बढ़ रहा था। अब जो क्राइसिस है वो ये है, अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स के जो मालिक हैं बहुत रेयरली वो एडिटोरियल लिखते हैं, तो उन्होंने जो अपना एडिटोरियल पिछले हफ्ते लिखा है बहुत सालों के बाद, उन्होंने कहा है कि मेरे देश में हर हफ्ते 2 अखबार बंद हो रहे हैं। पत्रकारिता इतनी क्राइसिस में, न्यूज़ रूम जॉब्स दुनिया में 1/3 खत्म हो गए हैं। 33% न्यूज़ रूम जॉब्स खत्म हो गए हैं। अखबारें खत्म हो रही हैं। न्यूज़ में पैसा लगाना बंद किया जा रहा है। अखबारें अब खबरें एकत्र करने के लिए उस तरह की मेहनत नहीं करती हैं, उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं। जब ये हाल हो जाए तो इसका डायरेक्टली संबंध डेमोक्रेसी से होता है। जो अखबारें जितना पैसा न्यूज गैदरिंग पे लगाएंगी, जितना पैसा एडिटोरियल न्यूज रूम्स में लगेगा, उतने ही अच्छा एक विचार चर्चा, एक संपर्क, एक संवाद
मुआशरे के साथ जुड़ता है और मुआशरा आपस में उतनी खूबसूरत संवाद करने लगता है। जब वो चला जाएगा तो उतना ही मुआशरा गरीब होगा और कोई भी डेमोक्रेसी बिना बेहतरीन मीडिया के एक बेहतरीन डेमोक्रेसी का सपने में भी तस्वर नहीं किया जा सकता। आप सोच के देखें एक ऐसी दुनिया जहां डेमोक्रेसी तो बहुत खूबसूरत है, लोग खुश हैं, मीडिया नहीं है। अगर आप तस्वर कर सकते हैं तो आप स्वर्गवासी हैं। मैं बहुत लंबे समय से आपसे मिलना चाह रहा था क्योंकि जिनके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा जाता है उनसे दोबारा मुलाकात नहीं हो पाती है। और कोई तरीका नहीं है डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का कि आपको अपने मीडिया को बेहद जिंदा रखना पड़ेगा। तो इंडियन मीडिया की बात करें, वही जो मैंने पहले बात छेड़ी थी आपसे, 2006 से लेकर अब 2019 से लेकर अब तक 6 साल का जो ये वक्त है, बालाकोट स्ट्राइक से लेकर और अब ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ, कोई ना तो कोई कुछ सीख पाया है, ना ही लोगों ने कुछ सीखा है, ना ही मीडिया ने कुछ सीखा है। पोजीशन तो वही की वही खड़ी है, ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। कुछ अल्टरनेटिव खैर दुनिया में हमेशा उम्मीद रहती है और दुनिया बार बार बहुत खराब हुई है और बहुत बदली है। स्टीवन पिंकर ने तो इतनी खूबसूरत किताब लिखी है इस बात के लिए कि हम दरअसल कितने बेहतर हो गए हैं, हम कितने भी घटिया हो गए हों, आप पीछे मुड़कर देखें तो उससे बहुत बेहतर हो गया। मतलब आप देखिए एक वक्त था कि हम किसी को सजा देते थे तो ये जरूरी था कि उस मुल्जिम को चौक में ले जाया जाए और दुनिया उस पर पत्थर मारे और पत्थरों से मार मार के वो मर जाए और उसकी लाश टंगी रहे। ये राज्य के नियम थे। उसके बाद हमने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, फांसी देनी चाहिए। फिर हमने कहा चॉइस देते हैं, फांसी देनी है तुम्हें कि तुम्हें इंजेक्शन लेना है वो उससे मारा जाए पॉइजनस इंजेक्शन से, या तुम्हें वो इलेक्ट्रिक शॉक से मारा जाए, तो तुम्हारे पास ये चॉइस है। फिर अच्छा आखिरी विश भी पूछी जाएगी, वो बॉडी भी घर वालों को वापस दी जाएगी। उससे हम यहां तक आ गए कि कैपिटल पनिशमेंट होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और दुनिया के बहुत बाशऊर देशों में यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप की एप्लीकेशन देने के लिए भी जरूरी है कि आपके देश में कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। तो हम लगातार बेहतर मानव बन रहे हैं। तो ये मत सोचें कि यहाँ तक पहुंच गए तो आगे बहुत खराबी होगा, नहीं होगा, बकायदा अच्छा होगा। मीडिया के फील्ड में तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, मीडिया के फील्ड में नहीं दिख रही है। इन सालों में एक और जॉनर जो मीडिया में उभर के आया है वो डिबेट का है। ठीक है, मैं बुरी पत्रकारी के बारे में बात नहीं कर रहा और घटिया डिबेट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, तो उनको हम बाहर निकाल दें क्योंकि उसमें कोई बहस नहीं है। घटिया डिबेट होता है, चिल्लाना एक दूसरे पर, शाउट करना, वो सब बुरी बातें होती हैं। जो बुरा है वो बुरा है। हाँ वो बुरा, उसकी तो क्या ही बात करनी। मैं अच्छे डिबेट्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे डिबेट्स की जिसको मेरे और आप जैसे लोग देखे तो हमें लगे कि हाँ हमें कुछ जानने को मिला है, अच्छी बातचीत थी। इसके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स इस बात के उभर के आए हैं जिनके बारे में हमें और पढ़ना चाहिए। मैं उन डिबेट्स की भी बात कर रहा हूं। ये डिबेट भी प्रॉब्लम है इसलिए क्योंकि 1 घंटे के डिबेट के लिए क्या चाहिए कि आप 2 अच्छे विद्वानों को बुला लें और उनमें बातचीत करवाएं, 4 अच्छे विद्वानों को बुला लें। आप दिल्ली में बैठे हैं, आपके मीडिया हाउस के पास पैसा है, आपका प्रोडक्शन हाउस अच्छा है, तो आप एक अच्छा डिबेट कर सकते हैं। परंतु अगर 1 घंटे का खबरों का बुलेटिन हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको 10 से 12-15 खबरें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। अब खबरों को टेलीफोन करके नहीं बुलवाया जाता, खबरें एकत्र करने के लिए आप बीट्स रखते हैं। जिसने कोर्ट्स देखनी है उसने कोर्ट्स देखनी है। एक पत्रकार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो मात्र न्यूयॉर्क के सीवरेज सिस्टम को पिछले 30 साल से कवर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के लोकल ट्रैफिक को कोई पिछले 30 साल से कवर कर रहा है। इतनी किताबें उन्होंने लिखी हैं। ये जो इतना खूबसूरत टीवी सीरीज जिसको मैं देख रहा था कि विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि किसी भी भाषा में किसी भी जॉनर में बनाई गई आज तक की सबसे बेहतरीन टीवी सीरीज द वायर, जो ड्रग प्रॉब्लम के बारे में है, बाल्टीमोर में, मैरीलैंड के बाल्टीमोर में ड्रग प्रॉब्लम के बारे में है। मतलब उसके डायरेक्टर को, उसके प्रोड्यूसर को कभी बराक ओबामा जाके इंटरव्यू करता है, कभी बात करता है। मतलब लोग जाके बराक ओबामा को कोई पत्रकार इंटरव्यू करे वो तो समझ में आता है, बराक ओबामा उस पत्रकार को इंटरव्यू करने जाता है जिसने वो लिखी है, डेविड साइमन ने। तो वो आप इतना पैसा लगाते हैं अपने पत्रकारों पर, खबरें एकत्र करने पे पैसा लगता है, खबर लाने में, सोर्सेज डेवलप करने में, उनके ऊपर एडिटोरियल कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए, संपादक में उनकी वेटिंग करने में, क्रॉस चेक करने में, फैक्ट चेकिंग करने में मनी लगती है। हर जगह टीम्स भेजनी पड़ती हैं। उन टीम्स को जाके कभी दूसरे शहर, कभी दूसरे मुल्क में 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन रहना पड़ता है। इन सब पे बहुत पैसा लगता है। खबरों को 1 घंटे के बुलेटिन के ऊपर कई $1000 खर्च हो सकते हैं। एक अच्छा डिबेट
4 विद्वानों को बुला के 1 घंटे में किया जाता है। डिबेट एक सस्ता जॉनर है, सस्ते में समय भरता है। ठीक है। 24/7 टेलीविजन एक बीस्ट होता है जिसको लगातार चारा चाहिए, आपको कंटिन्यूसली फीड करना है, वो लगातार सुई घूम रही है। तो डिबेट तो बहुत आसान तरीका है, अच्छी बातचीत भी आसान तरीका है, और बुरी बातचीत वाला अगर आप करना चाहते हैं और उसमें तो मजा भी ज्यादा है, तो लोग जम के देख भी रहे हैं, गाली गलौच भी हो रहा है, दिन भी निकल जाता है। तो हर किस्म के डिबेट, बुरे डिबेट भी और अच्छे डिबेट भी, खबरों के दुश्मन ना बने, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक जॉनर दूसरे जॉनर की कीमत पर ना आए। हमारे यहाँ डिबेट्स ने न्यूज गैदरिंग को रिप्लेस किया हुआ है। सो इंफॉर्मेशन कम है, डिबेटिंग बहुत ज्यादा है। डिबेटिंग ज्यादा, ये ओपिनियंस, हाँ ओपिनियन, हाँ और होना चाहिए ओपिनियन। मैं ये नहीं कह रहा कि ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ये मैं जानना चाहता था आपसे कि जब हम पुराने वक्त में देखते हैं तो न्यूज का मतलब था कि आपके पास तक इंफॉर्मेशन आ गई या फैक्ट्स आ गए। अभी जो है न्यूज चैनल ओपिनियन देते हैं। हाँ, बीच के बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सी अखबारों ने बहुत सारे रास्ते लिए हैं। ड्राइव न्यूज, टेरर न्यूज एक अलग चीज है। फैक्ट्स आ जाए, न्यूज आ जाए, लोग अपने ओपिनियन खुद बना लें। हाँ, नई दुनिया में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप न्यूज और व्यूज के बीच में एक क्लियरली एक लाइन रखें, क्योंकि बहुत सी खबरों का अपने तौर पे कोई मतलब नहीं है अगर उनके साथ एक पर्सपेक्टिव नहीं है। मैं आपको कह दूं कि हिंदुस्तान में हर रोज इतने बच्चे इस बीमारी से मर जाते हैं, तो क्या मुझे शौक होना चाहिए कि नहीं? ये मुझे तब पता चलेगा अगर मेरे पास कोई और पर्सपेक्टिव उसके साथ में है कि मैं किससे कंपेयर करूं, वरना मैं हर चीज पे शौक होता रहूंगा। कोई भी, और बहुत सारे लोगों को मैं आपको सच बताऊं, ये मिलियंस और बिलियंस के फर्क नहीं पता चलते होते। देखिए, आम लोगों को मालूम होता है 1 लाख रुपया कितना होता है, कुछ को ये मालूम होता है 1 करोड़ कितना होता है, 10 करोड़ कितना होता है, 100 करोड़ कितना होता है। ये जो है ना के यूएस की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन के आसपास में है, तो ये फिगर्स लोगों को बहुत समझ में नहीं आती है ना। आम लोगों को, हिंदुस्तान की किसी को याद हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का बच्चा एमए करता होगा तो उसको पता होगा कि हाँ भाई, हिंदुस्तान का जो पर कैपिटल इनकम है वो लगभग $2,500 के आसपास में है ना। फिर वो बड़ा होगा तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो पी साईनाथ को पढ़े, उत्साह पटनायक को पढ़े, वेल्थ की इनइक्वालिटीज को पढ़े, तो उसको ये समझ आ जाएगा कि 10% लोगों के पास इतनी वेल्थ है, तो अगर मैं उन 10% लोगों को निकाल के बाकी का जीडीपी कैलकुलेट करता हूं तो ये $1,600 के आसपास हो जाता है। और फिर उसको ये पता चलेगा कि ये सब सहारन अफ्रीका के लेवल पे आ गया अब $1,600। जब अगर मेरा मुआशरा बहुत अच्छा है, अगर मेरी न्यूज गैदरिंग बहुत अच्छी है, अगर मेरे डिबेट्स उससे जुड़े हुए हैं, तो फिर उसको ये समझ आएगा कि मुझे दरअसल जीडीपी देखनी नहीं है, मुझे ग्रॉस नेशनल इनकम देखनी है। अगर मैं जीएनआई कैलकुलेट करता हूं तो फिर सब सहारन अफ्रीका मुझसे 2 गुना आगे है। अरे जैसे ही उसको ये समझ आता है कि मैं सब सहारन अफ्रीका से ग्रॉस नेशनल इनकम, जब मैं 90% की कैलकुलेट करूं 10% को निकाल के, तो मैं सब सहारन अफ्रीका के आधे पे आके गिर गया हूं, तब उसको समझ आती है कि मुझे शॉक्ड कब हो जाना चाहिए था और कितने साल पहले शॉक्ड हो जाना चाहिए। ये जो आपने एक रीडर, एक दर्शक तैयार कर लिया, जो शऊर ये बांटेगा, जिस महफिल में ये बैठा होगा, जिस तरह के फैक्ट्स और फिगर्स के साथ और दलील के साथ और एक शाइस्तगी के साथ जब ये बात करेगा, तो वो बात बहुत दूर तक जाएगी। राज्य को ये पता है कि ऐसे ही लोग खतरनाक हैं, इसीलिए सारा मीडिया जो है वो कोशिश ये होती है राज्य की कि मीडिया उसके साथ अलाइन होके चले। डेमोक्रेसी में यही हाल था, इंदिरा गांधी के साथ मीडिया अलाइन होके नहीं चल रहा था, यही मुश्किल थी। तब तो इंदिरा गांधी ने यहां तक कह दिया था कि भाई जुडिशरी जो है वो कमिटेड नहीं है, राज्य के साथ कमिटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट आया था, हमारे काम करने पे रोक लगाती है। बिल्कुल, नेहरू जी दरअसल जब 51 वाले अमेंडमेंट लेके आए तो भी उन्होंने यही कहा कि सरकार के कामों में दखल आ रहा है, और कुछ कुछ उनके बहुत वाजिब भी थे रीजन, अगर हम उनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि लार्ज इंडस्ट्री की नेशनलाइजेशन के खिलाफ मीडिया बहुत लिख रहा था, जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के खिलाफ मीडिया बहुत लिख रहा था, क्योंकि भाई आजादी थी। तो कुछ कुछ नेहरू के रीजन वाजिब भी थे, परंतु हमने जो इलाज ढूंढा उन्होंने वो शायद आके बहुत महंगा पड़ गया। आफ्टर ऑल अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स तो 1791 का है, तो उस फर्स्ट अमेंडमेंट के बावजूद अमेरिका ने बहुत कुछ किया ही है ना। वहां डेमोक्रेसी बहुत, जो भी डेमोक्रेसी का हाल है, और जो उन्होंने जो गंद डाला दुनिया में, रॉक स्टेट की तरह एक्ट किया, दूसरे देशों में जाके जिस तरह से डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करने की कोशिशें की हैं, इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी रखी, वो अलग बातें हैं, वो भी कभी हम करेंगे। परंतु वेस्टर्न डेमोक्रेसी जिस तरह से इवॉल्व हुई है, उसमें बहुत कुछ हमारे लिए सीखने के लिए है। यूरोपियन डेमोक्रेसी से बहुत कुछ सीखने के लिए है।
न्यूट्रलिटी ने जो इवन मिलिटरीली जो न्यूट्रल रहे कंट्रीज, ऑस्ट्रिया हो या फिनलैंड हो या स्विट्जरलैंड हो, क्या ही बुरे रहे हैं ये, स्वीडन हो। ठीक बात। तो आज हम क्या न्यूट्रलिटी वाला आर्ग्यूमेंट बेच सकते हैं किसी अपने ऐसे देश के नागरिक को जो हर रोज ये देखे कि भाई हमारे S-400 उनके सारे ड्रोन रोक लेंगे और हमारी ब्रह्मोस तो है उसको लाहौर कराची उसकी इज्जत से बचा नहीं है, तो उसको कैसे आप ये पाठ पढ़ाएंगे कि न्यूट्रलिटी क्या होती है। तो एसपी जी, अपने इस दौर में कभी आपने महसूस किया हो कि आपके ऊपर कोई बंदिश आई हो, आपके एक्सप्रेशन को बंदिश लगाने की कोशिश की, मतलब ये कि एक इंडिविजुअल पत्रकार जो जर्नलिस्ट है वो कैसे इससे ओवरकम आ पाता है? कुछ अदारे ऐसे होते हैं जहाँ पे बंदिशें रहती हैं, क्लियरली स्टेटेड होती हैं। मैंने बहुत साल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में काम किया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक बड़ी संस्था है, बहुत लोग नहीं जानते हैं मीडिया किस तरह से काम करता है। एक अखबार का पत्रकार जब खबर लिखता है तो उसकी अखबार में छपती है। अगर पीटीआई में मैं कोई खबर लिखता हूँ तो वो 10,000, 12,000, 15,000 अखबार में छपती है। ठीक। तो हाथी का पाँव होता है, उसमें नीचे बहुत कुछ आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा फॉर्चुनेट रहा हूँ इस तरह के मामलों में कि एक दायरा आपको मिलता है काम करने के लिए। एक अनसेट सेल्फ सेंसरशिप हमेशा रहती ही है, हमेशा हर अदारे में रहती है, और बहुत हद तक मेरा ख्याल है कि होनी भी चाहिए। ये जो मादर पिदर आजाद मीडिया है ना, बहुत से गुल जो खिल रहे हैं आपके सामने, ये उस मादर पिदर आजाद मीडिया के कारण ही है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसको आजाद कर रखा है ना, कि कुछ कहना, आका ने कुछ कहना नहीं है तो आप मादर पिदर आजाद हो जाओ। यदि उन्होंने केवल इतनी सी बंदिश हम अपने ऊपर लगाई होती कि हम कम से कम सभ्य तो रहें, असभ्य ना हो जाएं, तो भी आपको जुबान और सुनाई देती रात के उन जहरीले माध्यमों से भी, परंतु उन्होंने वो बंदिश भी नहीं लगाई। तो कुछ बंदिशें मुझे लगता है अच्छी थी जो हम छोड़ रहे हैं। ठीक है। कोई मैसेज आप देना चाहें जो यंग लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं? एथिक्स वाली बात हमारी रहेगी खैर, और ये सवाल इसलिए भी थोड़ा लाजमी मुझे लग रहा है क्योंकि अब तो जो YouTube का जो इरा है ना, उसने वो फर्क भी हटा दिया है, एक क्वालिफाइड एकेडमिक जर्नलिस्ट और एक मोबाइल उठाकर जो YouTube के लिए अपना कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, उनका फर्क भी बड़ा। देखिए विपिन, एक तो और बड़े सक्सेसफुल भी हैं। एक तो मैं इतना बूढ़ा नहीं अभी हो गया कि मैं नौजवानों को मैसेज देने लग जाऊं, दूसरा मैं थोड़ा सा ऐसे गुरेज भी करता हूं। मैं कुछ और कहना चाहता हूं नौजवानों से। जब मीडिया का रोल हमारी जिंदगियों में इतना बड़ा हो गया है तो उन फैक्ट्रियों पे ज़रूर नज़र मार लेनी चाहिए जहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है। ये मीडिया मैन, हमारे मीडिया विमेन कहाँ पे तश्कील हो रही हैं, उनको कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, वो सैलेबी कैसे बन रहा है, जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स की ट्रेनिंग कहाँ पे हो रही है, इंडस्ट्री से उनका रिश्ता क्या है, जो ऑलरेडी मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने अपने मीडिया स्कूल खोले हुए हैं, तो वो किस तरह के मीडिया मैन, मीडिया विमेन वहां पे तश्कील कर रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर एक बहुत बड़ा चैनल है जिसको देखने का आपका दिल नहीं करता है और उसने अपना मीडिया स्कूल खोला हुआ है, तो वो किस तरह के मीडिया मैन बनाएगा। क्या मेरा उनसे दोस्ती करने का दिल होगा? बस मैं अपने आप पे वो शक करता रहता हूँ। मुझे लगता है कि हमें इस बात की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं थोड़ा सा अगर आपका कुछ चंद सेकंड और ले लो, एक एग्जांपल ऐसे ही देने के लिए, आप अपने अखबारों में, अपने टीवी चैनल्स पे सबसे गैर जरूरी दिखाई देते पत्रकार के बारे में सोचें। वो जानते हैं कौन होता है? वो जो खबरों के अंत में मौसम का हाल बताता होता है कि अब सुनिए मौसम का हाल। जैसे तमाम खबरें खत्म हो गई, अब तो थोड़ा फालतू समय में अब उसने ये बताने कि कल सूरज इतने बजे उठेगा, हवा रहेगी, थोड़ी ठंड आएगी, इतने से वर्षा हो सकती है या नहीं हो सकती है ना। कमाल है। बिल्कुल ठीक है। हमारी जिंदगियों का और आज के समय का और इस सदी का सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है? क्लाइमेट चेंज। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारे होने वाले बच्चों के लिए हवा बचेगी कि नहीं बचेगी, पानी रहेगा कि नहीं, धरती जहर हो जाएगी कि नहीं, फसलें उगेगी कि नहीं, ये प्रोडक्शन यील्ड लेवल्स कितने डाउन चले जाएंगे। हमारे समय की सबसे बड़ी स्टोरी क्लाइमेट चेंज है। और क्लाइमेट चेंज को आपके लिए प्रेजेंट करने वाला पत्रकार
हमारी अखबारों में, हमारे टीवी चैनल में सबसे गैर जरूरी एंटिटी है। जैसे किसी फिल्म की लास्ट की जो नंबरिंग होती है। हाँ, तो आपकी जिंदगियों के बारे में आपके मीडिया को कितनी चिंता है, ये आपको उससे पता करनी चाहिए कि जो मीटियोलॉजिस्ट हैं। हाँ। तो मुझे याद है 99 में क्लिंटन थे यूएस के राष्ट्रपति, जब उन्होंने दुनिया के बेहतरीन क्लाइमेट जर्नलिस्ट को एक समिट की व्हाइट हाउस में 99 में। 2024 में व्हाइट हाउस में बाइडेन के नीचे उसकी 25th एनिवर्सरी पे क्लाइमेट चेंज जर्नलिस्ट फिर से इकट्ठे हुए इसके बारे में बात करने के लिए कि क्लाइमेट रिपोर्टिंग में क्या चेंजेस आई हैं, हमारी टेक्निक्स कैसे चेंज हुई हैं, हम दुनिया में कहां तक डील कर पाए हैं। जो क्लाइमेट जो डिनायल करते थे कि नहीं क्लाइमेट चेंज कोई चीज होती नहीं है, और उनमें इतने पढ़े लिखे विद्वान का भी नाम मालूम था, डोनाल्ड ट्रंप जी का। तो इन सब से हम अब कैसे डील करते हैं। तो वहां जहां इतना ज्यादा फोकस है, हम जरा अपनी अखबारों में और अपने टीवी चैनलों पे जरा मौसम का हाल देने वालों की खबर उन पे नजर मारें। आपकी जिंदगी के और मौत के सबसे बड़े सवाल पर सबसे छुटपैया पत्रकार की ड्यूटी लगाई जाती है। तो उसी से आप जान लें कि आपके जीवन का, आपके जीवन में घटित होने वाली, आपकी राजनीति में घटित होने वाली तमाम चीज़ों के बारे में ये मीडिया कितना सिंसियर है। लगता है जहां बात खत्म कर रहे हैं कि अगली बात वहीं से शुरू कर दी जाए, पर वक्त की थोड़ी कमी है। अब अगला काम करते हैं अपना कॉफी वाला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमीन, बिल्कुल।